me piece yourself back together now. What's your vision? Hello everyone, welcome to the class. Dear friends, we will learn a lesson on history class 7. Okay, earlier we had completed the chapter 1, that was tracing changes through 1000 years. And in that chapter we had seen the changes in the different sphere of history. In the different sphere of history between the time 7th century to 1750 AD, जो कि 18th century, half of the 18th century. So here in this lesson, in this chapter, we only confine ourselves with the changes of new kings and kingdoms. हम देखेंगे how there was emergence of new kings and kingdoms in between the time 700 AD to 1750. In earlier chapter we had see changes in the different sphere, in the different area, politics, economics और डिफरेंट एरिया जो मैपिंग हो या उसका लैंग्वेज हो, डिफरेंट एरिया में चेंजेस दिखे थे, जो कि इट वाज समवे ए समरी, इट वाज ए काइंड ऑफ समरी ऑफ द फर्स्ट चैप्टर और एंटायर बुक. ओके, लेकिन इसमें हम देखेंगे थोड़ा बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें हम सिर्फ आपके किंग की न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे. कौन कौन सा नया नया राजा आए थे और वो जो राजा कैसे बने थे, उनका कौन सा किंगडम था. ओके, वो राजा कैसे होते थे, कास्ट का जो सिस्टम कैसा था, हम सारे चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे. देखिए बच्चों, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, क्योंकि हम क्लास में जैसे पढ़ते हैं वही हिसाब से पढ़ा जाएगा, और उसको मैं 15 मिनट में समराइज करके आपको बताऊंगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा. वो टीचर्स के लिए वो फ़ायदा होगा, आपके लिए फ़ायदा नहीं होगा. ओके, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा. ईच एंड एवरी टर्म्स विल बी एक्सप्लेंड हियर. सारे वर्ड्स में आपको डिस्क्राइब करूंगा. ईच एंड एवरी टर्म्स, इट मे बी योर लिटरल टर्म्स और मे बी योर हिस्टोरिकल एपिथेट्स और हिस्टोरिकल वर्ड्स, एवरीथिंग शैल बी एक्सप्लेन. सो चलिए वीडियो को जल्दी हम लोग शुरू कर लेते हैं. न्यू किंग्स एंड किंगडम्स हम लोग देखेंगे कि 7th सेंचुरी से शुरू करते हुए हम देखेंगे कि मैनी न्यू डायनेस्टीज एमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी. 7th सेंचुरी के बाद बहुत सारे नया डायनेस्टीज एमर्ज हुए थे, यानी कि शुरुआत हुआ था बहुत सारे डायनेस्टीज की. ओके, एंड व्हाट इज़ अ डायनेस्टी. देखो बच्चों, ये सारे चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा. डायनेस्टी क्या होता है? When a particular royal dynasty royal family rule for a long time, it becomes a dynasty. क्या हो जाता है? एक डायनेस्टी हो जाता है. कभी एक परिवार, किसी भी परिवार अगर रूल करता रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये बिकम ए डायनेस्टी. तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे डायनेस्टी 7th सेंचुरी के बाद आए थे. इसमें मैप 1 में जो दिया है, इसमें दिखाया गया है 7th सेंचुरी के बाद. मैप 1 शोज द मेजर रूलिंग डायनेस्टीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी के बीच का टाइम दिया है. कौन कौन सा? 7th एंड 12th सेंचुरी. इसमें आपको कुछ डायनेस्टीज़ के बारे में इसमें लिखा गया है, जैसे कि इसमें चौहमन डायनेस्टी दिया है. इसमें यू कैन इजीली लोकेट इन द मैप, दिस इज चौहमन डायनेस्टीज. देन यू कैन सी कोनोज, देन पालस. नीचे आएंगे तो हम लोग राष्ट्रकूटस देखेंगे, राष्ट्रकूटस. देन चालुक्यस, पांड्य, चोलस. डिफरेंट डायनेस्टीज वेर एग्जिस्टेड इन दी 7th century between the time 7th and 12th century. So it is a map of the time 7th century के मैप का ये टाइम दिया है. तो इसमें आप देख सकते हैं राष्ट्रकूटस के बारे में. एम आई क्लियर हियर? राष्ट्रकूटस. अगर साउथ के एरिया आएंगे, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में चोलस था, पांड्यस डायनेस्टी, चेरस डायनेस्टीज. नाउ यू कैन सी द ओके दी कौन सा डायनेस्टी होगा ये पल्लवस डायनेस्टी था. ओके, उसके बाद कलिंग डायनेस्टी. यू नो अबाउट आवर ओडिशा डायनेस्टी, कलिंग डायनेस्टी. सम पार्ट्स ऑफ आंध्रा आल्सो इंक्लूडेड इन द कलिंग एंड प्रेजेंट डे गंजाम इन ओडिशा, दिस इज द पार्ट ऑफ कलिंगा. ओके, देन अबाउट द डिफरेंट डायनेस्टीज एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द टाइम, हियर द मैप इज क्लियरली depicted, and you can try to understand this
थ्रू द प्रेजेंट डे मैप, ये कहाँ था, आप इसको डिस्कवर करना है, दैट्स योर वॉक। ओके, तो ये अभी ये डायनेस्टीज कैसे क्रिएट होते थे, हाउ द डिफरेंट डायनेस्टीज केम ऑफ एट द टाइम, हम देखेंगे कि ये नया नया डायनेस्टीज कैसे आए थे। द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इसके पीछे है कि ये डायनेस्टीज कैसे बनता था। देखो बच्चों, हमें अभी बताया कि कभी किसी एक फैमिली अगर ज़्यादा टाइम रूल करने लगता तो वो डायनेस्टी हो जाता है। अरे फैमिली और डायनेस्टी में आया था क्या अंतर है? नहीं, जब डायनेस्टी क्या होता है ना, फैमिली क्या होता है, ज़्यादा टाइम रूल करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, देन इट बिकम्स ए डायनेस्टी। ठीक है। सो बाय 7th century देयर वेयर बिग लैंडलॉर्ड्स, बहुत लैंडलॉर्ड थे, और वॉरियर चीफ्स, जैसे कि ग्रुप लीडर हो सकते हैं, किसी ग्रुप के एक लीडर हो सकते हैं, सरदार जो बोलते हैं, इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट यानी इंडिया के बारे में बताया गया है। इंडिया इज हैविंग डाइवर्स काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट ऑफ ए कंटिनेंट। क्योंकि भारत एक कंट्री है इसलिए इसको सब कंटिनेंट कहा जाता है। हालांकि भारत एक कंट्री है लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स है, डाइवर्स फीचर्स है लाइक दैट ऑफ ए कंटिनेंट, इसलिए इसको सब कंटिनेंट कहा जाता है, जबकि मैं क्लास में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको ये फिर से एक बता रहा हूँ, ये क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट द चैप्टर्स। सो आप इसको देखिए। एग्जिस्टिंग किंग्स ऑफन एक्नॉलेज देम एज देयर सबऑर्डिनेट्स और सामंत। एग्जिस्टिंग किंग का मतलब उसी टाइम का, द देन किंग, उसी टाइम के जो राजा थे उनको क्या करते थे, द लैंडलॉर्ड्स वेर वॉरियर चीफ्स वेर कंसिडर्ड टू बी देयर सबऑर्डिनेट्स, उनके सामंत और सबऑर्डिनेट कहा जाता था। सबऑर्डिनेट का मतलब उनके काम करते थे, ओके, राजाओं के काम करते, सबऑर्डिनेट थे यानी कि लोअर ऑफिशियल थे। इनको दे वेर ऑल्सो पार्ट ऑफ द किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन, राजा के जो शासन व्यवस्था था उसी का ये क्या होते थे, दे वेर बिकमिंग द पार्ट ऑफ द किंग्स एडमिनिस्ट्रेशन। एंड व्हाट ड्यूटीज वर असाइन टू देम, उनको क्या क्या ड्यूटी दिया जाता था, और व्हाट वर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज पीपुल फॉर द किंग, राजा के लिए उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी था देखेंगे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड्स, उनके राजा के लिए उनको गिफ्ट देना होता था। दे वर बो बिफोर द, दे वर वेरी मच लॉयल टू देयर किंग्स, ओके। बी प्रेजेंट एट देयर कोर्ट्स एंड प्रोवाइड देम विद मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट देना। अगर अटैक होगा तो ये सारे वॉरियर चीफ्स और लैंडलॉर्ड्स आ जाते थे, उनके जो कल्टिवेटर थे और टेनेंट को लेके आ जाते थे जो कि मिलिट्री का काम करते थे। दिस वाज ए काइंड ऑफ पीपुल्स मिलिशिया, पीपुल्स मिलिशिया जैसे था। पीपुल्स मिलिशिया का मतलब क्या होता है ना, जनरल आर्मी, ओके। सिर्फ यूथ के टाइम में ये लोग यूथ करेंगे, बाकी टाइम कॉमन लोग जैसे रहेंगे ये, ओके। तो आगे देखते हैं एज सामंत गेन। तो ये कभी कभी एक एक सामंत यानी कि एक एक सबऑर्डिनेट जो लैंडलॉर्ड्स थे कभी कभी बहुत पावरफुल हो जाते थे। देखिए बच्चों, ये वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, हमें पता नहीं होता है ना। तो एज सामंत गेन पावर एंड वेल्थ, कभी कभी जब ज़्यादा पावरफुल हो जाते थे, दे डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट, खुद को इंडिपेंडेंट कर देते थे और बहुत अच्छा अच्छा हाई साउंडिंग टाइटल देते थे, जैसे कि महासामंत। जब पावर बढ़ा यानी बढ़ जाता था उनके, खुद को महासामंत, महामंडलेश्वर, ऐसे जैसे बड़े बड़े टाइटल देते थे। एंड समटाइम दे असॉर्टेड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम देयर ओवरलॉर्ड्स, कभी कभी वो ना राजा से वो इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे, है ना। सो ऐसे एक तो एग्जाम्पल इधर दिया गया है जिसके बारे में, जो कि डायनेस्टी के हिसाब से मैं आपको मैप में दिखाया था, राष्ट्रकूटस, ओके। वन सच इंस्टांस और एग्जाम्पल वाज दैट ऑफ द राष्ट्रकूटस। कौन थे? राष्ट्रकूट इन डेकान, राष्ट्रकूट डेकान एरिया में, जो कि प्रेजेंट डे महाराष्ट्र एंड कर्नाटक एरिया इज कॉल्ड डेकान। इनिशियली दे वेर सबऑर्डिनेट टू द चालुक्य, पहले ये चालुक्य के राजा के अधीन में थे, ओके। बट इन मिड 8th century दांती दुर्गा ए राष्ट्रकूट चीफ, उनका नाम क्या था? दांती दुर्गा। राष्ट्रकूट चीफ ओवरथ्रू हुई चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म ए रिचुअल कॉल हिरण्यगर्भ। एक रिचुअल परफॉर्म किए यानी कि एक यज्ञ बनाए जिसमें एक परफॉर्म किए जिसमें कि वो खुद को राजा घोषित किए, यानी कि एक राजा बनाने का एक रिचुअल्स परफॉर्म किया गया और वो खुद को राजा घोषित कर दिए, ओके। व्हेन दिस रिचुअल्स वाज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मणस, इट वाज थॉट टू लीड टू rebirth of the sacrificer as a kshatriya even if he was not one by birth।
हालांकि वो क्षत्रिय भारत में नहीं था, लेकिन रिचुअल्स के माध्यम से वो कभी कभी क्षत्रिय हो जाते थे, यानी कि राजा हो जाते थे। इन द सेम वे ब्राह्मण ऑल्सो, द ब्राह्मण्स हु वर वेरी पावरफुल और द पीपुल हु वर डिजेरियस टू बिकम द राजा और बिकम द किंग, दे ऑल्सो बिकमिंग द राजा। कभी कभी एक एक ब्राह्मण राजा हो जाते थे, जैसे कि हम महाभारत में सुने होंगे, जैसे कि द्रोणाचार्य के बेटा राजा हुआ था, है ना। तो वैसे वो भी हुआ था। इन द सेम वे कर्ण जैसे हुआ था, वो भी एक ठो राजा हो गया था। तो दैट काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग हियर। इसका मतलब ये 7th सेंचुरी में वही सारे चीज़ होता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? 7th सेंचुरी में वही सारे होता था। देखिए उसके बाद इन अदर केसेस मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिटरी स्किल टू कार्व आउट किंगडम्स। फॉर इंस्टेंस द कदम्ब, मयूराश्रम एंड द गुर्जर प्रतिहार Harishchandra were Brahmana who gave up their traditional professions and took to arms, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively। देखिए कादम्ब जो डायनेस्टी था, कादम्ब जो ब्राह्मण एक तो थे, वो लोग ब्राह्मण थे लेकिन वो बाद में राजा हो गए। ओके, दे वांटेड टू बी किंग, तो वो राजा हो गए। जैसे कि गुर्जर प्रतिहार के बारे में हम सुने होंगे, ये राजस्थान में राजा हुए। तो देखिए बच्चों, फास्ट कोई राजा नहीं था, राजा खुद को बना गया। जो ज़्यादा पावरफुल होने लगा वो खुद को राजा बनाया, कोई अपने मर्जी से ब्राह्मण बनता था। ओके, द पीपुल हु वर एंगेज्ड इन वर्शिपिंग, टीचिंग द स्टूडेंट्स, टीचिंग द पीपल, दे वर बिकमिंग ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण नहीं था। अभी जो गधे का बच्चा भी ब्राह्मण नहीं बन नहीं सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं? ब्राह्मण का मतलब जो टैलेंटेड हुआ करते थे, जो टीचिंग्स का काम करते थे, या कोई पूजा करता था। ओके, तो ये सारे लोग ब्राह्मण होते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ ना, दैट सिस्टम बिकेम रिजिड, ओके, एंड दैट बिकेम हेरिडिटरी ना, इट वेंट और इट पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अभी का जो कास्ट सिस्टम है वो पहले ऐसा नहीं था। वो अपने एबिलिटी के हिसाब से किसी कास्ट हो पाते थे, उनके एबिलिटी के हिसाब से कास्ट होते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो शूद्र होता था। कोई एजुकेटेड है, टीचिंग करता है, या कोई पूजा करता है, ओके, तो राजा को हेल्प करता है एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, एडवाइजर जैसे कि प्रीस्ट होते हैं। तो ये सारे लोग ब्राह्मण होते थे जो पावरफुल होते थे। जैसे कि अभी पुलिसमैन है, आर्मी है, वो क्या होते उसी टाइम में? वो क्षत्रिय होते, यानी कि राजा के जो रॉयल कोर्ट में जो काम करते हैं वो लोग क्षत्रिय होते थे। सो आई मीन टू से द किंग दैट टाइम सोसाइटी वॉज वेरी मच वर्टिकल। ऐसे सोसाइटी था ABCD, जैसे कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनमें से कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं था। सोसाइटी वॉज वेरी मच वर्टिकल, ओके। बट विद टाइम बीइंग द सिस्टम बिकेम वेरी रिजिड। सोसाइटी ऐसे हो गया, ब्राह्मण ऊपर आ गए, क्षत्रिय ऐसे आ गया, वैश्य, शूद्र, एंड दिस बिकेम ट्रेडिशनल और बिकेम हेरिडिटरी। It passed from one generation to another generation that is existed today. But because of certain rules and regulations by the government is trying to bridge up the gap between the different groups in the society. Society में अभी bridge up कर रहा है ना। हम कभी कभी अपोज करते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, कोटा सिस्टम हो या डिफरेंट चीज़ों के बारे में। नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए हो बताया जाता है। ओके, बैलेंस करने के लिए, सोसाइटी में पैरेलल लाने के लिए ये सारे काम किया जाता है। और भी ये आई एम जस्ट साइटिंग द एग्जांपल्स, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट ऑल दिस। सो देखिए क्षत्रिय कैसे बन जाते थे, ब्राह्मण लोग भी क्षत्रिय बन जाते थे। कदम्ब मयूराश्रम एंड कदम्ब मयूरा नेम इज सम वे, व्हाट इज इट? हाँ, व्हाट वाज द नेम? कदम्ब मयूरा शर्मन, कदम्ब मयूरा शर्म, ओके, ये नाम था। और एक है गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। तो ये दोनों ब्राह्मण फैमिली थे जो कि बाद में राजा हो गए थे। तो अभी हम देखेंगे उसी टाइम के जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम कैसा था। व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ रूलिंग और द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। राजा पावरफुल थे क्या, या पावर शेयरिंग होता था, क्या होता था, हम जानेंगे। Many of these new kings adopted high sounding titles such as महाराजाधिराज। ये लोग भी हाई साउंडिंग टाइटल लेते थे, जैसे कि वो लैंडलॉर्ड्स लोग लेते थे या वो चीफ टेंस लोग लेते थे। वैसे ही ये राजा लोग भी खुद को पावर शो करने के लिए, दे ऑल्सो वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर, टू शो ऑफ देयर पावर बाय
adopting different high sounding titles such as महाराजाधिराज which means great king और overlord of kings, राजाओं के राजा। ओके, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी कि द किंग ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स, स्वर्ग मर्त्य है ना, स्वर्ग मर्त्य एंड पाताल, तीनों लोगों का राजा, ऐसे टाइटल लेते थे। इट वाज ओनली टू शो ऑफ देयर पावर, खुद को पावरफुल बताने के लिए ये सब करते थे। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ सच क्लेम्स, ऐसे होते हुए भी राजा लोग क्या करते थे, दे ऑफन शेयर द पावर विद द सामंत। लेकिन राजा लोग दे वर नॉट ऑटोक्रेट, दे डिड नॉट वांट टू विल, दे डिड नॉट वांट टू रूल द पीपल ऑन देयर ओन विल, अपने मन मर्जी शासन करना ये नहीं चाहते थे। दे ऑफन शेयर देयर पावर विद सामंत एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड ब्राह्मणों। ये बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों के साथ ये पावर भी शेयरिंग करते थे, है ना, ताकि उनके एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से हो पाएगा। राजा अकेला सारे काम नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो बेहतर होगा सोच के पावर शेयर करते थे और उनका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था डिफरेंट लोगों को दे देते थे। इन ईच ऑफ द स्टेट्स रिसोर्सेस वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स, तो ये सारे किंगडम को चलाने के लिए रिसोर्स कहाँ से प्रोड्यूस होता था, यानी कि रिसोर्स कहाँ से मिलता था ना, लोगों कहाँ से, पीजन से कलेक्ट होता था, कैटल कीपर से, एटिसन से, ये सारे लोगों से ना राजा उसका रिसोर्स कलेक्ट करते थे। who were often persuaded or compelled to surrender part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was collected from the traders also. तो राजा पीजेंट्स लोगों से लेते थे, सारे लोगों से ये रेंट कलेक्ट करते थे। तो ये जो रिसोर्स कलेक्ट करते थे दैट वेर यूज्ड फॉर द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एंड द फाउंडेशन ऑफ द किंगडम्स, जो डिफरेंट डेवलपमेंटल वर्क हो, उसका एस्टेब्लिशमेंट हो, इसलिए यूज होता था। और राजा सोचते थे कि वो सारे के सारे लैंड, सारे के जो ज़मीन है या रिसोर्सेस है वो दैट बिलोंग्स टू किंग। सो दीज रिसोर्सेज एज आई वाज सेइंग यूज्ड टू फिनांस द किंग्स एस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। टेम्पल्स बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे, है ना। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वार्स विच वेर इन टर्न एक्सपेक्टेड to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes. ये कभी कभी और कौन सा चीज़ में यूज होता था ना, वार के टाइम यूज करते थे, बहुत सारे चीज़ों मिलिट्री को खाना देना हो या बहुत सारे चीज़ों में यूज करते थे। which were in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder. तो कभी कभी युद्ध होता था, तो युद्ध इसलिए होता था ताकि क्या हो पाएगा ना, युद्ध इसलिए होता था, एक्सक्यूज मी, तो युद्ध होता था ताकि दे विल गो फॉर टेरिटोरियल एक्सपांसन ऑफ देयर किंगडम। कभी कभी टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए वो अपना मिलिट्री चलाते थे दूसरे कंट्री के या किंगडम के ऊपर। सो द फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू वेयर जनरली रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। तो ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम ज़्यादातर के रिच लोगों को दिया जाता था, एस्टेब्लिश फैमिली यानी कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली के लोगों को दिया जाता था, ज़मींदार हो या जो चिफ्टेन हो, ये सारे लोगों को दिया जाता था। एंड पोजिशंस वेर ऑफन हेरिडिटरी, तो इसी टाइम भी हेरिडिटरी सिस्टम आ गया था। पोजिशंस वेर ऑफन हेरिडिटरी यानी कि उसका पापा थे तो उसका बेटा होगा, उसके बाद उसके बेटा का बेटा होगा, है ना। तो दिस वाज द चार्जेस और द पोस्ट वेर ऑल्सो पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस वाज कॉल्ड हेरिडिटरी सिस्टम। This was true about the army as well. In many cases, close relatives of the king held these positions. राजा के जो करीब आते थे, अभी भी बहुत सारे जगह में ये होता है, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग इज बेस्ट टू चेक ऑल दिस थिंग। जो क्लोज रिलेटिव्स लोग को दिया जाता था राजा के। सो दिस वाज अबाउट द हाउ द किंगडम्स एंड किंग्स वर एमर्जिंग, व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री और एट द टाइम। उनसे किंगडम में जो नया नया किंगडम्स था उसमें क्या शासन व्यवस्था था। अभी एक नया टर्म के बारे में जानेंगे, प्रशस्ति। देखो बच्चों, ये प्रशस्ति का मतलब होता है
some kind of inscription, okay, which are written on hard surface like iron and stone. आइदर आयरन और स्टोन में लिखा जाता है, जैसे कि एक इंस्क्रिप्शन होता है रॉक, यानी कि आपके आयरन हो यानी किसी मेटल में लिखा जाता है. तो प्रशस्ति आर जनरली सम सॉर्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन व्हिच आर रिटेन इन द प्रेज ऑफ समवन और सम पर्सन. किसी व्यक्ति की प्रशंसा के बारे में लिखा जाता था ज़्यादातर के. उसमें राजा, प्रशस्ति का मतलब व्हाट डज इट मीन, संस्कृत में ये प्रशस्ति का मतलब क्या है, इन द प्रेज ऑफ समवन और समबडी, किसी के प्रेज में लिखा जाता था. एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में देखेंगे. प्रशस्ति कंटेंट्स डिटेल्स दैट मे नॉट बी लिटरेरी ट्रू. ये लिटरेरी ट्रू नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें से वी गेट अ लॉट ऑफ sources to know about the history of that time. But they tell us how the rulers wanted to depict themselves as valiant, okay, victorious warriors. For example, ये वो कैसे depict करते थे उसके बारे में बताया जाता है. These were composed by learned brahmanas who occasionally helped in the administration. तो इंस्क्रिप्ट, ये प्रशस्ति किसके द्वारा ज़्यादातर लिखा जाता था, ब्राह्मणस के द्वारा लिखा जाता था. who occasionally helped in the administration, और ये कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे. तो बच्चों, तो इसके वजह से उनको लैंडग्राम मिलेगा. आगे देखते हैं, है ना. तो ये प्रशस्ति, एक प्रशस्ति के बारे में दिया है. यू कैन रीड अबाउट ऑल दिस द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्ट, जिसमें कि वो नागाभट्ट को प्रेज करके बहुत सारी चीज़ लिखा गया है. यू कैन गो थ्रू दिस फ्रॉम योर टेक्स्ट. The kings often rewarded Brahmanas by grants of land. This is what I told you, because the Brahmins helped in the administration as well as writing the prasasti. राजा को बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे. उनके the kings who was being glorified by the Brahmanas, राजा को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था, तो उनको बहुत सारे लैंड ग्रांट मिलता था. Kings often rewarded Brahmanas by land grants. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और एक कॉपर प्लेट में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि अभी जो कागजात, आपके जो लैंड के कागजात होता है, वो उसी टाइम कॉपर प्लेट में लिख के दिया जाता था. सो दिस वाज अबाउट प्रशस्ति एंड योर व्हाट, प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट. यूजुअली द 12th century was a long Sanskrit poem. Unusual for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. देखिए एक सोर्स मिला है कश्मीर का, ओके, जिसमें कि एक राजा रूल करते थे, जो कि संस्कृत में लिखा गया है. उनके बारे में एक प्रशस्ति मिला है. इट वाज कंपोज्ड बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हण. कल्हण नाम का एक कोर्ट पोएट थे ये, ओके, उनके राजा के दरबार में ही थे. वो राजा के बारे में बहुत कुछ अच्छे अच्छे लिखे हैं. जैसे कि इस क्लास 6 में हम देखे थे हरिसेन किसके बारे में लिखे थे, समुद्रगुप्त के बारे में. तो कल्हण किसके बारे में, कश्मीर के राजा के बारे में लिखे हैं. ही यूज्ड ए वैरायटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ लिखे हैं, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेसेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्रीज टू राइट हिज अकाउंट. तो वो जो लिखे हैं वो सारे चीज़ को स्टडी करने के बाद लिखे हैं. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्ति ही वाज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. लेकिन ये प्रशस्ति अलग ढंग का है, जिसमें कि वो राजा के सिर्फ ये नहीं किए, यानी कि राजा को सिर्फ प्रेज नहीं की है. ही हैड रिटन एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द किंग्स के फेल्यूर्स, अचीवमेंट, सारे चीज़ लिखे हैं. कल्हण, कौन, उसका नाम कल्हण है. और किसके बारे में लिखे हैं, कश्मीर के राजा के बारे में लिखे हैं. सो इट इज़ ए काइंड ऑफ हिस्टोरिकल सोर्स, रिलायबल हिस्टोरिकल सोर्स. अभी हम देखेंगे वॉरफेयर. वॉरफेयर का मतलब क्या होता है, वॉरफेयर मीन्स द एक्टिविटीज़ ऑफ वॉर. एंड वाई द वॉर्स बीइंग ऑकर्ड इन द एंशिएंट टाइम, इट वाज ओनली फॉर 2 पर्पस. वन वाज वेल्थ एंड अनदर फॉर टेरिटोरियल एक्सपांसन. मैं बार बार बोलता हूँ, 2 चीज़ों के लिए वार किया जाता है. एक लूटिंग, फॉर लूटिंग, ओके, लूट करने के लिए. समझ में आ रहा है कि लूटिंग इज ए बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वर्ड, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. So it was for plundering and looting the wealth and at the same time expanding the territory of the kingdom. तो हम देखे हैं each of these ruling dynasty was based in a specific regions. एक उनके एक किंगडम रहता था स्पेसिफिक रीजन में. एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज.
वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनौज इन गंगा वैली, जिसको प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में मिलता है, कनौज जो गंगा वैली में है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जर प्रतिहारस, जो कि राजस्थान गुजरात एरिया में है। राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी दे फॉट फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इन ऑर्डर टू कैप्चर कनौज। कनौज को रूल करने के लिए ना वो तीनों बहुत टाइम तक लड़े थे टू एक्वायर द टेरिटरी ऑफ कनौज। एंड दिस स्ट्रगल इज मेंशन बाय द हिस्टोरियन एज त्रिपाठी स्ट्रगल। इसको क्या कहा जाता है? त्रिपाठी स्ट्रगल, बिकॉज त्रिपाठी थे, इसको त्रिपाठी स्ट्रगल कहा जाता है। इन द हिस्ट्री इट इज मेंशन एज त्रिपाठी स्ट्रगल। रूलर्स ऑल्सो, और कौन सी चीज़ों में दिखाते थे और क्या करते थे रूलर्स लोग? रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स, फोर्ट्स, ओके, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन वर्क करके वो अपना पावर दिखाते थे और उनके रिचनेस दिखाते थे, है ना। जैसे कि हम लोग का जो टेम्पल्स बहुत सारे हैं, वो बहुत अमीर राजा थे, बहुत उनके पास बहुत वेल्थ था, इसलिए वो इतना बड़ा बड़ा टेम्पल बना सके और इतना बड़ा बड़ा फोर्ट बना सके। सो दे ट्राई टू शो देयर पावर एंड वेल्थ बाय कंस्ट्रक्टिंग ह्यूज मोनूमेंट्स। बड़ा बड़ा मोनूमेंट बना के वो लोग क्या करते थे? अपना पावर और वेल्थ को शो करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। टेम्पल्स को ज़्यादा टारगेट करते थे क्योंकि टेम्पल वाज द सोर्स ऑफ वेल्थ, जिसमें कि बहुत सारे वेल्थ रखा जाता था। तो इसमें एक एग्जांपल दिया है, आप सब लोग सुने होंगे मोहम्मद गजनी के बारे में। ही वाज रूलर ऑफ अफगानिस्तान, ओके, एंड ही अटैक्ड इंडिया फॉर 17 टाइम्स इन हिज रूल ऑफ 27 ईयर्स। उनके जो 30 ईयर्स यानी 27 ईयर्स में वो 17 टाइम वो क्या की है ना, भारत को अटैक की है, ओके। और उसमें उनका टारगेट क्या रहता था? मंदिर रहता था। जैसे कि वन एग्जांपल इज सोमनाथ मंदिर ऑफ गुजरात, वो बहुत टाइम ये किए थे। एंड ऑल द रिसोर्सेज व्हाट ही हैड टेकन फ्रॉम इंडिया वेयर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग हिज कैपिटल। उनके जो कैपिटल जो गजनी में बनाए थे उसमें ये सारे पैसा इन्वेस्ट होता था। अनदर एग्जाम्पल, अनदर वर्क कौन सा था? सुल्तान मोहम्मद वाज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट मोर अबाउट द पीपुल ही कंकर्ड and entrusted scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent. इसके अलावा उनका और एक इंटरेस्ट था जिसमें वो क्या करते थे ना, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में कुछ जानकारी वो लेते थे और इसलिए वो डिफरेंट जब जाते थे डिफरेंट वार में वो क्या करते थे ना, एक राइटर लेके जाते थे और उसके बारे में वो लिखता था। जैसे कि अल-बिरूनी उनके जो कोर्ट पोएट कहा जा सकता है ना, वो उनके बारे में लिखे थे। This Arabic work known as Kitab ul Hind remains an important source for historians. He consulted Sanskrit scholar to prepare this account. तो ये सारे चीज़ वो लिखते थे। और उसके अलावा और एक युद्ध हुआ था जो कि आपका जो बैटल ऑफ तिरोरी, द फर्स्ट बैटल ऑफ तिरोरी एंड सेकेंड बैटल ऑफ तिरोरी। इट वॉज फॉट बिटवीन द चौहान किंग्स ऑफ दिल्ली एंड अजमेर, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद घोरी। कौन थे? मोहम्मद घोरी। ये पहले वाला कौन था? मोहम्मद गजनी। और ये कौन थे? मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तिरोरी इन द ईयर 1191, बट इन द सेकेंड बैटल ही वाज डिफीटेड। कौन डिफीटेड हुए थे? पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड। सो दिस वाज अनदर अकाउंट अबाउट द warfare. And after that what happened? We see Sultanate period in the Indian history. The Muslim ruler came to India. Okay, भारत को फर्स्ट टाइम इसी टाइम परमानेंट आने शुरू कर दिए। उसी टाइम ही परमानेंट रूल होना भारत में शुरू हो गया। मोहम्मद घोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे, उसके बाद भारत में मुस्लिम रूल्स शुरू हो गया था। So in the next videos we will try to know about a particular dynasties where we will try to know every details about the Chola dynasties. So वीडियो को अभी इधर अभी स्टॉप कर देते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे चोलस के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव द लिंक ऑफ द नेक्स्ट वीडियो एज वेल। थैंक यू, टाटा।
न्यू किंग्स एंड किंगडम्स क्लास 7 हिस्ट्री। सो ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें कि हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। सो ए क्लोजर लुक टू द चोलास। So we will here read clearly about the Chola dynasties, about their origin, about their different social structures, about their system of administration, everything. So let's begin off without any further delay. So this is about Chola dynasties. The Cholas were located in the South India. The Cholas earlier originated in the South India. You can see here parts of तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में था। तो हाउ डिड दे ओरिजिन, तो इसमें कैसे ओरिजिन हुए थे इसके बारे में हम पहले देखेंगे। हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर। तो पहले क्या होता था, ए माइनर चिफली फैमिली नॉन एज मुत्थरायर हेल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा। कावेरी डेल्टा में मुत्थरायर नाम का एक चिफली फैमिली यानी कि एक चिफ्टन फैमिली रूल करता था। एंड दे वेर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग, जो कि आपके आंध्रा के एरिया में है। पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। विजयालय हु बिलोंग टू द एंशियंट चिफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम उरायूर कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम द मुत्थरायूर। मुत्थरायर in the middle of the 9th century he built the town of Tanjavur and a temple for गणेश निशुंभ शुदिनी देयर। तो ये इसका ओरिजिन के बारे में आपको पता चल गया कि क्या है ना। मुत्थरायर एक पावरफुल चिफली फैमिली यानी चिफ्टन फैमिली रूल करता था कावेरी डेल्टा में, जो कि बाद में जो विजयालय नाम का एंशियंट चोला डायनेस्टी के एक पावरफुल लीडर थे जो कि उसको कैप्चर कर लिए थे। ओके, वो 9th सेंचुरी में कैप्चर कर लिए थे। और वो क्या बिल्ड किए थे, तांजावुर टेम्पल बिल्ड किए, तांजावुर सिटी ने डेवलप किए थे। और एट द सेम टाइम निशुंभ शुदिनी नाम का एक गॉडेस के लिए टेम्पल बनाए थे। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए आपके कावेरी डेल्टा। डेल्टा का मतलब देखिए ये ट्रायंगुलर शेप ऑफ लैंडमास विच आर लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ द सी और ऑन द ओके मिक्सिंग पॉइंट ऑफ द सी। ये देखो बहुत सारे डेल्टा फॉर्म हुआ है इस डेल्टा के एरिया में। ये कावेरी है, कावेरी रिवर है। ओके, यू कैन गेट ए क्लियर पिक्चर्स फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। तो इस एरिया में रूल करता था मुत्थरायर नाम का एक चीफली फैमिली यानी कि एक चिफ्टन फैमिली रूल करता था, जिसको विजयालय नाम का जो चोला डायनेस्टी के एक लीडर उसको अख्तियार कर लिए थे। और बाद में देयर वाज टेरिटोरियल एक्सपांसन ऑफ द चोला डायनेस्टीज। ये लोग पहले पांड्य राजा के अंदर आते थे। पांड्य जो कि कांचीपुरम है, बेंगी कांचीपुरम हो, उसका हिस्सा था। देयर आफ्टर देयर वाज ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेरिटोरियल एक्सपांसन ऑफ द चोलास पीपल एंड दैट टर्न इनटू ए बिग एम्पायर। धीरे धीरे क्या हो गया था, एक बहुत बड़ा बिग एम्पायर हो गया। तो अभी हम देखेंगे द सक्सेसर ऑफ विजयालय कंकर्ड नेबरिंग रीजन्स। जो सक्सेसर थे उनके बाद जो आए सक्सेसर जो थे, दे कंक्यूर्ड नेबरिंग रीजन्स एंड द किंगडम ग्रीव इन साइज एंड पावर। जैसे कि मैं बताया, देखो ये लोग सबॉर्डिनेट थे किसके, पांड्य और पल्लव के से छोटे राजा थे। ये पांड्यन के थे। द पांड्यन एंड द पल्लव टेरिटोरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वेर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। ये धीरे धीरे क्या कर लिए ना, उनके एरिया भी लेना शुरू कर दिए। समझ में आ गया। ओके, ये पल्लव का एरिया जो कांचीपुरम एरिया है उसी एरिया को भी ये लोग अटैक करना शुरू कर दिए। तो इनका कौन कौन पावरफुल राजा थे उनके बारे में हम जानेंगे। चोलोस के बारे में हम क्लियरली पढ़ रहे हैं ना। राजा फर्स्ट कंसिडर द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर बिकेम किंग इन 985 में राजा हुए थे एंड एक्सपांडेड कंट्रोल ओवर most of these areas. He also reorganized administration of the empire. शासन व्यवस्था बहुत सही कराए थे। राजा son राजेंद्र फर्स्ट continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri-Lanka and countries of Southeast Asia। देखो he had territorial expansion over the overseas। किसके ऊपर, ओवरसीज यानी कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, ताइवान हो, मालয়েशिया हो,
इंडोनेशिया, ये सारे कंट्रीज़ के ऊपर वो अटैक करना शुरू कर दिए। देखो कितना पावरफुल हो गए, एक चिफ्टेन से यानी कि एक कॉमन यानी कि सरदार से यानी कि स्मॉल रूलर यानी लैंडलॉर्ड से वो कितना एक एम्परर बन गए थे। तो इसके अलावा व्हाट वाज देयर अदर अचीवमेंट्स हम देखेंगे ना। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड sculpture was an important features of the Chola dynasties. Okay, it was very much phenomenal, बहुत phenomenal था, बहुत important था। splendid temples and bronze sculpture, sculpture का मतलब the making of idols, the art of making idols, जो मूर्ति बनाना जो कला होता है उसको sculpture कहा जाता है। splendid means magnificent, very beautiful. The big temples of Tanjavur and Gangaikonda Cholapuram built by Rajaraja and Rajendra are architectural and sculptural marvels. Architectural मतलब the art of construction, art of construction को architectural कहा जाता है और art of making idols is called sculpture. तो ये समझ में आ गया होगा। Chola temples became the nuclei. Cholas temples became the nucleus, जो बोलते हैं ना, nuclei of settlements which grew around them. जो ज़्यादातर के जो चोला टेम्पल था वो बीच में होता था, उसके चारों ओर सेटलमेंट बनता था। सेटलमेंट यानी डिफरेंट होम्स और विलेजेस बनता था। इट वाज द सेंटर, इट वाज एट द सेंटर ऑफ द एम्पायर। तो ज़्यादातर कि इसके चारों ओर सेटलमेंट बनता है, यानी कि जो कौन कौन रहते थे, जो प्रीस्ट हो, गार्लैंड मेकर हो, डिफरेंट जो आर्टिसंस हो, मंदिर का जो देखभाल करते थे, वो सारे लोग रहते थे। हम आगे देखेंगे उसके बारे में फिर से। These were centers of craft production. Temples were also endowed with land. Endowed यानी given with land by rulers as well as by others people. Others people कौन हो सकते हैं? लैंडलॉर्ड हो सकते हैं, रिच पीपल हो सकते हैं। वो मंदिर को कुछ ना कुछ दान देते थे, लैंड ग्रांट करते थे। ओके, एंड दिस लैंड ग्रांट वाज यूज्ड टू सफिश द नीड्स ऑफ द टेम्पल वर्कर्स। वो लैंड ग्रांट से क्या होता था? जो लैंड ग्रांट मिलता था उससे जो प्रोडक्शन होता था वो टेम्पल वर्कर्स को ज़्यादातर के दिया जाता है। सैलरी किसका? सैलरी वो प्रीस्ट हो या जो गार्लैंड मेकर हो, क्राफ्ट पर्सन्स हो, उसकी जो है ना, तो मैसन हो, ये सारे लोग को दिया जाता था। उसके बाद हम लोग देखेंगे द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड। हाँ, इसमें बता रहा था द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड वेंट इन मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव नियर इट, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियंस, है ना, ये सारे लोग रहते थे। इन अदर वर्ड टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप, दे वेर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो उसी टाइम टेम्पल वॉज एवरीथिंग एट द टाइम, इट वॉज द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। इसमें कल्चरल लाइफ होता है, सोशल जो स्किल बढ़ता था। ओके, डिफरेंट यानी कि इट वाज ए काइंड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वेयर एवरीथिंग वेयर बीइंग इम्पार्टेड, सारे चीज़ों उसमें सिखाया जाता था। लाइफ स्किल यानी कि यू कैन से लाइफ स्किल सिखाया जाता था। ओके, तो अमॉन्ग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स द मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस वाज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव। Chola bronze image are considered amongst the finest in the world. It was one of the best of its kind. It was best of its kinds in the world. दुनिया भर में ये जो चोला लोग का ब्रोंज का है जो आइडल्स था, the way they were making was brilliant, बहुत अच्छा बनता था। ओके, इसके साथ साथ जो आइडल्स किसका ज़्यादातर के बनाया जाता था, किसका बनता था? while most of the images were deities. deities का मतलब gods and goddesses. ओके, some images were sometimes made of devotees as well. devotees का मतलब जो वासिपर होते हैं उनका भी कभी कभी आइडल्स बनता था। अभी हम चोला लोगों के एग्रीकल्चर और इरिगेशन के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर है कल्टीवेशन के बारे में, इरिगेशन का मतलब द सिस्टम ऑफ वाटर फैसिलिटीज, तो उनके बारे में जानेंगे। मैनी ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द चोलर्स वेर मेड पॉसिबल थ्रू न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर। उनकी एग्रीकल्चर बहुत डेवलप हुआ था बिकॉज ऑफ सर्टन स्किल्स। द कावेरी रिवर ब्रांचेस ऑफ इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। जैसे कि ये बहुत सारे चैनल में डिवाइड हो गया था बिफोर एम्प्टिंग और ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जाने से पहले बहुत चैनल हो गया था, तो इस साइड के जो एरिया था उसमें कल्टीवेशन होता था,
या वो कैनल और ज़्यादा आर्टिफिशियल कैनल बना के वो कल्टीवेशन करते थे. सो देयर वाज डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द चोलास रूल. ओके, सो दी चैनल्स समटाइम ऑल्सो ओवरफ्लो फ्रीक्वेंटली. कभी कभी ओवरफ्लो होने से क्या होता था ना, इट कवर्ड दी सॉयल्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द बैंक्स. दोनों साइड के जो बैंक्स में था उधर वाटर कवर होने की वजह से ना, इट वाज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ एलुवियल सॉयल लेयर. इट वाज एंड इट इज़ वेरी वेरी हॉस्पिटेबल एज यू नो फॉर द कल्टीवेशन. कल्टीवेशन के लिए एलुवियम सॉयल बहुत अच्छा होता है. तो ये होता उसी टाइम ये कावेरी रिवर यानी कावेरी जो डेल्टा है, कावेरी रिवर बहुत अच्छा मिट्टी बनाता था. Although agriculture had developed earlier in other parts of Tamil Nadu, it was only from the 5th and 6th century that this area was open for large scale cultivation. Okay, बहुत पहले से तमिलनाडु एरिया में होता था, लेकिन 5th और 6th सेंचुरी में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. Forest had to be cleared in some regions, land had to be leveled in other areas. इन द डेल्टा रीजन्स एम्बाकमेंट्स का मतलब ये रिवर जाता है तो कभी कभी एम्बाकमेंट ऐसे बनता है, वाटर रिजर्वॉयर्स. ओके, तो दिस कॉल्ड वाटर रिजर्वॉयर्स एंड आर्टिफिशियल कैनल्स वर मेड इन ऑर्डर टू सर्विस द वाटर फैसिलिटीज टू द डिफरेंट एरियाज. ओके, तो ये सारे सुविधाएं था जो कि इट वाज क्रिएटिंग ए वेरी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ Chola dynasties and its empires. In many cases it was necessary to water crops artificially, जैसे कि मैं बताया अभी. A variety of methods were used for irrigation. In some areas wells were also dug. कुआं भी खोलते थे, है ना, जिससे कल्टीवेशन होता था. In other places huge tanks were made. पॉन्ड जो बोलते हैं गांव में रहता है, ज़्यादातर के पॉन्ड रहता है. It was only dug up only to save the रेन वाटर को सेव करने के लिए करते हैं. और ये पब्लिक बात होता है लोगों का, कभी कभी कल्टीवेशन के लिए भी किया जाता है ना. अभी हम लोग मछली के लिए सब करते हैं ज़्यादातर के, राइट. सो यू मे हैव सीन, इफ यू आर बिलोंग टू ए विलेज यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग. आई माई सेल्फ फ्रॉम ए विलेज, आई नो द थिंग प्रॉपरली. आप भी देखे होंगे जैसे कि बंजनगर के जो वाटर रिजर्वॉयर्स है, दैट कैन यू कैन सी देयर, राइट. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चोला डायनेस्टी का कैसा था हम जानेंगे. हाउ वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड हियर. सेटलमेंट्स ऑफ पिजेंस नॉन एज ऊर. नाउ यू कैन कंपेयर दिस वन एज विलेज. ओके, बिकेम प्रॉस्परस, वेरी वेरी डेवलप्ड with the spread of irrigation agriculture. Groups of such villages formed the units called nadu कहा जाता था. some way you can refer this one as the present day panchayat, ur as your village. okay, हम देखेंगे. the village council, okay, हो गया. village council the nadu perform several administrative functions including dispensing justice and collecting taxes. तो ये जस्टिस का काम यानी कोर्ट का काम भी करता था. पंचायत जो होता था, पंचायत के बारे में सुने होंगे, जो कि तमिलनाडु एरिया में यानी कि साउदर्न इंडिया में इसको नाडू कहा जाता था. ओके, दिस मे नॉट बी ट्रू बट आई एम सेइंग, आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस विद द पंचायत टू मेक यू मोर क्लियर अबाउट द थिंग, राइट. सो रिच पेजेंट्स ऑफ द भेलाला कास्ट, देखो ये भेलाला कास्ट के बारे में दिया है. रिच पेजेंट्स ऑफ द भेलाला कास्ट एक्सरसाइज कंसिडरेबल कंट्रोल ओवर the affairs of Nadu under the supervision of central Chola government. ये भेलाला कास्ट एक तो थे, they were very very important and prominent in the state administration. और नाडू का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत उनके दबदबा रहता था. The Chola kings gave some rich landowners titles like, देखो ये कुछ साउथ इंडियन नेम है. मुभिंदा भेलान, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. मुभिंदा भेलान, ए भेलान और पिजेन सर्विंग 3 किंग्स. आर चीफ्स थे जो कि आर एट्सेट्रा एज में ये कुछ टाइटल दिया जाता था. ओके, दे वर एंट्रस्टेड और दे वर गिवन विद सर्टन वर्क्स ऑफ द स्टेट. तो हियर यू कैन नो द डिफरेंट sorts of administration that implemented during the time. ये कुछ दिया है बक्से के अंदर, you can know this thing. The different name for the land का डिफरेंट तरह के लैंड के बारे में बताया गया है.
ओके, इसमें देखिए ये है भेलान भगाई का मतलब नॉन ब्राह्मीण पीजेंट्स का ज़मीन होता है। ब्रह्मोदय का मतलब ब्राह्मीण का जो लैंड ग्रांट मिलता था ब्राह्मीण लोगों को, वही है। सालाब होगा, ये कुछ नाम दिया है, यू कैन लर्न दिस। लैंड फॉर मेंटेनेंस स्कूल, ये है सालाब होगा। ओके, ये है देवादाना व्हिच वाज गिफ्टेड टू द लॉर्ड। ओके, तो ये कुछ नाम है। पल्लिच्छंदम, ओके, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। So we have seen that Brahmanas upon receive land grants or Brahmadeya. As a result, a large number of Brahmadeya settlement emerged in the Kaveri village as in other parts of South India. तो बहुत सारे ब्रह्मदेय यानी कि जो ब्राह्मण शासन, उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं, ब्राह्मण शासन कहा जाता था, जैसे कि बीरनार, सिंगापुर, ऐसे बहुत सारे, पुरी और कटक एरिया में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि ब्राह्मण फैमिली को ग्रांट दिया जाता था एक एक विलेज। ओके, तो ईच ब्रह्मदेव वॉज लुक्ड आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ प्रोमिनेंट ब्राह्मण लैंड होल्डर्स। दीज असेंबलीज वर्क वेरी एफिशिएंटली। देयर डिसीजंस वे रिकॉर्डेड इन डिटेल इन इंस्क्रिप्शंस ऑफन ऑन दो स्टोन walls of temple. Association of traders known as nagarams also occasionally performed administrative functions in towns. तो ये देखिए बच्चों, ये जो लैंड ग्रांट्स के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण्स विलेजेस के बारे में बताया है, तो हम ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत सारे वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इवन टुडे दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द टाइम. Inscription from Uttara Merur in Chingalput district, Tamil Nadu provide details of the way in which the sabha was organized. ये सब ब्राह्मण जो का जो सभा होता था उसके बारे में लिखा गया है. The sabha had separate committee to look after the irrigation work, garden work. So different departments were formed in order to sound execution of the रूल्स अच्छे ढंग से कैसे हो पाएगा, सारे डिपार्टमेंट सही ढंग से कैसे काम हो पाएगा, वो करने के लिए ये लोग इनको क्या करना पड़ता था, डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाते थे और डिफरेंट चार्जेस लोगों को देते थे. सो इसमें देखा जाता है नेम्स ऑफ दोज एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज वर रिटेन ऑन स्मॉल टिकट्स ऑफ पाम लीफ. दीज टिकट्स वर पुट इनटू एन earthenware pot from which a young boy was asked to take out the tickets one by one for each committee. तो दिस वाज ए काइंड ऑफ लॉटरी सिस्टम में उसको क्या मिलता था ना, चार्जेस मिलता था. जैसे कि वी इलेक्ट मॉनिटर इन द क्लास, समटाइम वी मेक लॉटरी एंड समटाइम वी मेक इट मोर डेमोक्रेटिक एंड डू इलेक्शंस, है ना, कंडक्ट इलेक्शन हम लोग कराते हैं, तो है ना. सो दिस वाज ऑल अबाउट द चोलस पीपल. You got the idea about the Cholas people. So I hope you understood the lesson or the chapter clearly. The first part of the this chapter has been given earlier. Okay, I have given the link of the first video here. मैं आपको लिंक में दे दिया हूँ. So with this, bye for now. Thank you so much. इसको बहुत सही ढंग से पढ़ लेना, बुक से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. ओके, वॉट एवर डाउट यू आर कमिंग अक्रॉस, यू कैन टेल मी ऑन द कमेंट सेक्शन so that I can clarify you again. Okay, thank you very much.